बड़ा बयान दिया गया है। उमेश कुशवाहा के ये बयान इस वक्त सियासत को गरमाने के लिए काफी, जिसमें विपक्ष के विधायक हमारे संपर्क में हैं। विपक्ष केवल दावा ही करता है, लेकिन उसके दावों में कोई सच्चाई नहीं होती। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया, जिसमें विपक्ष के विधायक हमारे संपर्क में है। यानी वो जो 5वीं सीट है राज्यसभा की, उसके लिए संख्या कहां से पहुंचेगी, इस लिहाज से ये उमेश कुशवाहा का बयान बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा हो जाता है, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि विपक्ष के विधायक भी हमारे ही संपर्क में है। विपक्ष केवल हवाई दावे कर रहा है, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमारे पास पर्याप्त हैं और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 5 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। दोनों हाथ पर मार ले, जीत तो एनडीए की होगी। पांचों सीट पर एनडीए जीत पक्की है। और जो हमारे नेता और हम लोग के संपर्क में तमाम जो है, कुछ विपक्ष के लोग भी हमारे जो है संपर्क में है। और कुछ भी कर ले लो, महागठबंधन कुछ कर ले, जीत तो एनडीए को होना है। तो विपक्ष केवल दावा कर रहा है, राज्यसभा चुनाव में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि विपक्ष के पास वो आंकड़े नहीं है। लेकिन हमारे पास आंकड़े इसलिए मौजूद हैं क्योंकि 4 सीटों पर तो संख्या बल हमारे पास पर्याप्त है। 1 सीट के लिए 3 बस संख्या की कमी है और वो भी संख्या हमारे पास मौजूद होगी। इस बयान से इस रूप में भी समझा जाए कि उमेश कुशवाहा की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, यानी कि विपक्ष के विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और इसी लिहाज से ये संख्या बल संभवतः एनडीए के पास 5वीं सीट के लिए हासिल हो जाएगी। और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मृत्युंजय जी, उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के विधायक भी हमारे ही संपर्क में है और इसीलिए इसी आधार पर संभवतः 5वीं सीट पर जीत का दावा किया जा रहा है। दिवा स्वप्न देख रहे हैं, कोई मुगालते में है तो रहने दिया जाए। समय पर बताएगा, जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन पता चलेगा कि कौन किसके संपर्क में है। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। 41 विधायक चाहिए, 41 विधायक विपक्ष के पास है और हमारे उम्मीदवार की जीत निश्चित है। अब कौन किसके संपर्क में है, ये सब हवा बनाने से नहीं होता है। जमीनी हकीकत क्या है वो उस दिन पता चलेगा जब वोटिंग होगा। अभी अगर हम बता दें, राज खोल दें, लेकिन हम खोलना नहीं चाहते हैं। कुछ बातें हैं जो पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा अभी नहीं हटाइए। सकता है मृत्युंजय जी? जी, कब तक ये पर्दा हट जाएगा? पर्दा हट जाएगा जिस दिन वोटिंग होगा, उस दिन पता चलेगा कि हम 41 से कितना प्लस होगा, ज्यादा, वो दिख जाएगा। लेकिन मृत्युंजय जी, संख्या के अगर हिसाब से देखा जाए तो इनके पास 4 की संख्या के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं, लेकिन वो 5वीं के लिए इनके पास 3 सिर्फ संख्या बल कम है। लेकिन आपके पास तो ये संख्या बल बहुत ज्यादा कम है, तो आपको इस बात की उम्मीद है कि उधर से भी क्रॉस वोटिंग होगी? देखिए, क्रॉस वोटिंग ये सब ऐसे चुनाव में कई मौकों पर क्रॉस वोटिंग हुए हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। यानी एनडीए के विधायक भी आप लोगों के संपर्क में हैं? देखिए, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो ये दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के विधायक उनके संपर्क में है, तो हमारा भी दावा है कि एनडीए का कुनबा पहले वो अपना बचा लें, यही बहुत है। हमारी चिंता छोड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि हवाई दावे तो एनडीए की तरफ से किए जा रहे हैं। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है और बिहार में खाली हो रही 5 सीट के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन जो है वो कर लिया है। ऐसे में 5वीं सीट के लिए लड़ाई बेहद दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि 5वीं सीट पर किसी भी उम्मीदवार की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। बावजूद इसके एनडीए नेताओं का दावा जरूर है
कि सभी 5 सीट एनडीए आसानी से जीतने जा रही है और आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की हार तय है। सौ प्रतिशत हम 5 सीट जीतेंगे। हमारे आंकड़े भी हमारे पक्ष में हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि हम पैसे के बल पर चुनाव निकाल सकते हैं, उनको कड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। हमारे सारे आंकड़े उनके पास 6 की कमी है और हमारे पास महज 3 की कमी है, और यह बताता है कि हम वो 3 की कमी भी पूरा कर लेंगे और 5 सीटें हर हालत में एनडीए जीतेगी। अमरेंद्रधारी सिंह ने भी नॉमिनेशन कर दिया है, आप अपने पोजीशन को कैसे देख रहे हैं और किस तरह से चुनाव की आगे की प्रक्रिया होगी? क्योंकि दावा उधर से किया जा रहा है कि हम लोग जीतेंगे। नहीं, अपना पोजीशन मतलब कोई व्यक्तिगत मेरी उम्मीदवारी के पोजीशन का मतलब नहीं है। एनडीए ने सोच समझकर 5 उम्मीदवारों को खड़ा किया है और गारंटी है 5 एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी, सुनिश्चित है। तो एनडीए अपने लिए 5 सीट जीत मानकर चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करेंगे और नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं और ऐसे भी आरोप ये लग रहा है कि कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार पर राज्यसभा जाने और बिहार के सीएम की कुर्सी को छोड़ने का दबाव बनाया है, जिस पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार से दबाव देकर कुछ करा लेना इस जन्म में तो संभव नहीं है। राज्यसभा जाने का फैसला उनका खुद का व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने जो फैसला लिया है उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। वो जानते हैं और उनके काम करने के तरीके को जानते हैं। उन पर कोई दबाव देगा इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ कि दबाव देके नीतीश कुमार जी से कुछ करा लीजिएगा, इस जन्म में तो संभव नहीं है। वो अपना विचार प्लान खुद करते हैं और एक बार तय करते हैं तो उस पर फर्म रहते हैं। तो ये उनका अपना फैसला था। अब बहुत लोगों को हम बुला करके बोले, पार्टी के सीनियर लोगों को, कि मैं 20 साल काम किया, मेरी इच्छा थी। बहुत लोग का भाई ऐसे कैसे इच्छा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा थी। बहुत लोगों को बोलते रहते थे कि मैं 3 हाउस में गया हूँ, 1 हाउस में नहीं गया हूँ, बोलते रहते थे। तो अगर उन्होंने कुछ डिसाइड किया तो हम लोग साथ हैं। उनका जो फैसला होगा पूरी पार्टी उनके साथ रहेगी। और अब ये सवाल कि क्या बदल जाएगा सीएम नीतीश कुमार का पता? तो बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के बाद नीतीश कुमार एक अरणे मार्ग की जगह 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होंगे। इस बंगले को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, इस बंगले से नीतीश कुमार का पुराना लगाव रहा है। पहले भी वो इस बंगले में लंबे वक्त तक रह चुके हैं और इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने वास्तु के अनुसार पूरे बंगले को एक नए सिरे से बनाया भी था। बंगले में पीपल का पेड़ भी लगवाया गया, जहां सीएम अभी भी हर रोज मॉर्निंग वॉक के दौरान जरूर जाते हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग के बाद यह 7 सर्कुलर रोड में रह सकते हैं, इसकी काफी चर्चा तेज हो रही है। और यहाँ पर 7 सर्कुलर रोड की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती भी कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार मॉर्निंग वॉक के समय सुबह में 1 नंबर से 7 सर्कुलर रोड इस बंगले में जरूर आते हैं। और इस बंगले को नीतीश कुमार ने काफी सजाया और संवारा है। काफी इस बंगले में जो मेंटेनेंस का काम है वो हुआ है। और साथ ही साथ इस बंगले में नीतीश कुमार ने श्रीलंका से आया हुआ पीपल का वृक्ष भी लगाया है। और एक बार सुबह उस पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने नीतीश कुमार यहाँ पर जरूर आते हैं। तो कहा जा सकता है कि 7 सर्कुलर रोड में पहले भी नीतीश कुमार का आशियाना रहा है। यहाँ लंबे समय तक नीतीश कुमार रह चुके हैं। और अब यह माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार छोड़ेंगे, एक अन्य मार्ग जब उन्हें खाली करना पड़ेगा, उसके बाद इसी 7 सर्कुलर रोड के बंगले में नीतीश कुमार रहेंगे। और चर्चा इस बात की भी है कि निशांत कुमार को भी एक सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो उस वक्त यह बंगला उन्हें भी अलॉट किया जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़18 पटना। तो एक अरण्य मार्ग जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस वक्त का पता है, लेकिन 7 सर्कुलर रोड में वो अब शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन एक अरण्य मार्ग को जानना जरूरी है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास जो है वो यही है। बिहार के दूसरे राज्यपाल के नाम पर यह आवास है
और माधव श्रीहरि अरणे के सम्मान में इसे नाम दिया गया। 1948 से 52 तक बिहार के राज्यपाल रहे और 2006 में सीएम का सरकारी आवास इसे घोषित किया गया। पहले भी यहां कई मुख्यमंत्री जो हैं वो रह चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर कल से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, जिस यात्रा के लिए नीतीश कुमार को जाना जाता है। इस बार उनका फोकस जो है वो सीमांचल के इलाके में है। पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने 12 जिलों का दौरा किया था और कई जिले की प्रस्तावित यात्रा अधूरी रह गई थी। ऐसे में वे एक बार फिर से बिहार की समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए कल से यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल राज्यसभा में नामांकन के बाद भी सीएम अपनी यात्रा करने जा रहे हैं और सीएम ने एक पोस्ट के जरिए कहा था कि वो बिहार के लिए काम करते रहेंगे और अब उसकी तस्वीर भी सामने आनी शुरू हो चुकी है यात्रा के जरिए। कल से बिहार की यात्रा पर एक बार फिर से निकलने वाले हैं और हमारे साथ बिहार सरकार के सीनियर मंत्री विजय चौधरी हैं। सर, कल से फिर से एक बार नीतीश जी यात्रा पर निकलने वाले हैं सीमांचल के इलाके में। हमारे मुख्यमंत्री जी तो अपने संकल्प के लिए ही जाने जाते हैं और इस प्रदेश बिहार को विकसित प्रदेश की श्रेणी में पहुंचाने के लिए उन्होंने इस यात्रा की प्रारंभ की थी और इसीलिए इसका नाम समृद्धि यात्रा रखा था कि बिहार वासी और पूरा बिहार प्रदेश समृद्ध हो जाए, जिससे विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाए। संयोग से 12 जिले हुए थे और कुछ जिले बचे हुए थे, तो उन्होंने फिर से इस यात्रा को शुरू करके बचे हुए जिलों में भी समृद्धि यात्रा पूरा करने का निर्णय लिया है। ये हमेशा से उनका जो संकल्प होता है उसको वो पूरा करके ही दम लेते हैं, ये उसी का प्रदर्शन है। 8 मार्च रविवार का दिन क्रिकेट के पिच पर भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, तो दूसरी तरफ कल बिहार में राजनीति के पिच पर भी ऐतिहासिक दिन रहा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की है और पॉलिटिक्स के पिच पर उतरते ही निशांत ने कल पहले दिन सियासी चौका भी लगा दिया। सबसे पहले जेडीयू के दफ्तर में भारी जोश और उत्साह के बीच पार्टी की सदस्यता ली और उसके बाद पिताजी नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया, उनके मार्गदर्शन में काम करने का संकल्प लिया और पहले ही दिन निशांत ने सियासत और समाज को एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की। उन्होंने पटना के महावीर मंदिर में जाकर माथा टेका, पूजा अर्चना की, तो वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट स्थित मजार पर जाकर चादर पोशी की। राजनीति में सबको साथ लेकर चलने का एक बड़ा संदेश निशांत की तरफ से दिया गया। का जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। हम सब जदयू एक परिवार की तरह से रहें, हम जनता का विश्वास हासिल करें, हम सब पार्टी, हम सब जो पिताजी ने किया उसको जारी रखें और जनता का प्रेम और आशीर्वाद पाएं। अल्लाह हो, वाहेगुरु, सब तो एक ही है जी। आशीर्वाद लेने मेरे पिताजी भी सब धर्म को साथ लेकर चलते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पिताजी के तरह से सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलूं जी। सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगा बिहार में जी। मैं पार्टी जिलाध्यक्ष से अभी मिलूंगा। बिहार का मैं हर जिले का दौरा करूंगा, पार्टी की तरफ से समझूंगा कि हम पार्टी का विकास कैसे करें, हम संगठन का को मजबूत कैसे करें। तो निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के बाद और सदस्य बनने पर पोस्टर लगाकर उन्हें बधाई दी गई। कल उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की और पोस्टरों में उन्हें जेडीयू में आने के लिए धन्यवाद दिया गया, साथ ही आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं भी दी गई।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब तक राजनीति से दूर रहे निशांत के सामने कई चुनौतियां हैं। हालांकि अभी इन चुनौतियों से निपटने के लिए जल्द ही बिहार की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। इस दौरान वे सारी चुनौतियों को साधने के लिए राजनीति और पार्टी के साथ जनता के मूड को भी समझेंगे, लोगों का फीडबैक क्या है उससे लेते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी कि निशांत के सामने फिलहाल चुनौतियां क्या क्या आने वाली हैं, जिससे निपटने की उनकी अपनी एक अलग रणनीति होगी, स्ट्रैटेजी होगी। तो देखिए, राजनीतिक विरासत को संभालना, पिताजी की विराट छवि को संभाल कर रखना, नीतीश कुमार की विरासत को मजबूती से संभालने के साथ आगे भी बढ़ाना है। समाज के और अगले चुनाव से पहले खुद को साबित करना, यह भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती। पार्टी में सर्वमान्य नेता की छाप छोड़ना, इसके अलावा संगठन में सभी वर्गों को एक साथ लेकर साथ कर उनको चलना, हर वर्ग को साथ लेकर चलना है और अगले चुनाव से पहले खुद को साबित करना भी। वहीं जेटू के भीतर और बाहर तालमेल, पार्टी में सर्वमान्य नेता की छाप को बनाए रखना, छोड़ना, अपने नाम के साथ सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की उनकी तरफ से जो कोशिश होगी, उनके बयानों से भी सामने नजर आती हुई दिखी भी कि उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर चलेंगे। पार्टी के कैडर को सक्रिय कर आगे बढ़ाना, गठबंधन के सहयोगियों को साधना, हर राजनीतिक उतार चढ़ाव को संभालना और नीतीश के बाद पार्टी को टूट से बचाना, जिसकी सबसे ज्यादा शंका जाहिर की जा रही थी। परिवारवाद के आरोपों का सामना भी उन्हें करना होगा। परिवारवाद के आरोपों का मजबूती से वो मुकाबला कैसे करते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से समृद्धि यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। वहीं जेटीयू में शामिल निशांत कुमार भी जल्द ही बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। निशांत कुमार को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार पार्टी में सर्वमान्य नेता के तौर पर शामिल हुए और ऐसे में बिहार को समझने के लिए उन्हें बिहार के लोगों तक पहुंचना होगा और इसीलिए ये यात्रा होने वाली है। वहीं निशांत के डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर विजय चौधरी ने जरूर कहा कि ये सारे फैसले तो नीतीश कुमार को लेने हैं और सरकार भी उन्हीं के नेतृत्व में चलेगी। निशांत भी यात्रा पर निकलने वाले हैं बिहार की, तो निकलेंगे ही, स्वाभाविक है। अब पार्टी में एक तरह से उनकी सर्व स्वीकार्यता है, सब लोग उनको मानते हैं और सब लोगों की इच्छा और अनुरोध के बाद ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया है। तो यह भी स्वाभाविक है कि वो हर जिले के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे। तो ये तो अब चरणबद्ध तरीके से होगा ही। निशांत जी भी सर उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये तो मुख्यमंत्री जी दो ही फैसला ले सकता है कि ये तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ही फैसला लेंगे कि निशांत ही नहीं, जनता दल यू से कौन मंत्री बनेगा, किस विभाग का मंत्री बनेगा, ये सारे फैसले नीतीश कुमार जी ही लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भले नहीं रहे, नेता वही रहेंगे। तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशांत कुमार के जेटीयू में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक फैसला है। उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्णय लेकर उन्हें शामिल कराया गया है और जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। एकदम हम लोग स्वागत करते हैं और जनता दल यूरू का अपना फैसला है और उन लोगों ने फैसला करके निशांत जी को ज्वाइन कराया है, हम लोग स्वागत करते हैं। तो बिहार में नई सरकार के गठन पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ा बयान दिया। मंगल पांडे ने कहा कि सरकार गठन की सारी प्रक्रियाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होंगी और उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार भी चलती रहेगी। ये सीधे तौर पर नई सरकार के गठन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर जवाब देते हुए नजर आए। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदैव काम करते रहे हैं। आगे भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सब लोगों को मिलता रहेगा और उनके नेतृत्व में ही बिहार आगे बढ़ेगा। तो
चीजें कब तक स्पष्ट हो जाएंगे, क्या लगता है? मैंने कहा ना कि हम सब लोग पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते रहे हैं। उनके नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है और आगे भी जो कुछ होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी सब चीजों को आगे लेके बढ़ेंगे और उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। और बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से आ रही है, जहां पर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही प्रशासन यहां पर पहुंच गया और हड़कंप लोगों के बीच साफ तौर पर नजर आया। कोर्ट परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस ने पूरे परिसर को ही घेर लिया है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम इस वक्त यहां तैनात है। एसपी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। कोर्ट में प्रवेश से पहले कड़ी जांच की जा रही है और साइबर टीम धमकी भरे मेल की जांच में भी जुटी है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी सिविल कोर्ट को, कोर्ट परिसर को और कोर्ट को मिल चुकी है, जिसके बाद से हर बार एहतियाती तौर पर इसे खाली कराया जाता है, जांच की जाती है। हो रही है और इसके पहले भी कई बार हम लोगों को सूचना मिली थी और माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के मेल पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये बार बार मैसेज आता है जो बम से मैं न्याय परिसर को उड़ा दूंगा। तो सवाल ये है, इस प्रकार से न्यायिक कार्य बाधित होना, जिस बार में इस तरह की घटनाएं हो रही है और हमारा सरकार क्या कर रहा है? इसमें एंटी सबोटेज जांच चल रही है और कोई विशेष प्रकार की सूचना समग्र जांच खत्म होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ही आप लोगों को साझा किया जाएगा। किस तरह से धमकी मिली है, क्या सारी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा सूचना यहाँ पे जांच की टीम भी आया हुआ है, टीम भी आई है। जी जी, क्या जांच कर रहा है? एंटी सबोटेज जांच। और अब बात खगड़िया की करेंगे, जहां पर सिविल कोर्ट में बम होने की सूचना मिलने के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूचना के बाद चित्रगुप्त नगर थाना और नगर थाने की पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर की तलाशी शुरू कर दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। हालांकि डीएसपी ने यह जरूर कहा कि ये सुरक्षा को लेकर की जा रही मॉक ड्रिल है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। करते हैं जी, क्योंकि जो न्यायालय होता है वो इम्पोर्टेंट प्लेस है और किसी प्रकार का कोई चूक ना हो जाए, एक हम लोग ड्रिल कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो सके सुरक्षा के लिए। कोर्ट परिसर में अब्बा फैल रही है सर, कोर्ट को धमकी मिली है? नहीं, अभी हम लोग को नहीं जानकारी है इस संबंध में, क्योंकि अन्य जगहों में कहीं कहीं की ये सूचना है, तो हम लोग एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए जो ड्रिल होता है हमारा, हम उसको पूरा कर सकते हैं। सूचना ऑथेंटिक जगह पर आया कि साहब इस तरह का कोई हादसा हो सकता है, बम वगैरह के लेकर प्रवेश की बात कही गई है, तो इसके लिए न्याय मंडल पूरा तत्पर होकर सारे लोगों को जो है प्रोटेक्शन के लिहाज से पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया। पुलिस प्रशासन से लेकर पूरा न्याय मंडल का सारा परिवार तत्पर है कि कोई अनहोनी घटना न हो जाए, इसलिए सारे लोगों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया है प्रोटेक्शन के लिहाज से। यही सारी। और होली के बाद अब लोग अपने अपने कार्यस्थल की तरफ वापस लौट रहे हैं और आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। अपने काम पर लौटने के लिए लोग देश के विभिन्न शहरों के ट्रेनों में सफर करते हुए दिखे, जिसमें ट्रेनों में यहां पर भीड़ इस कदर कि तिल भर रखने की जगह नहीं बची। सीट नहीं मिलने की वजह से एक सीट पर कई यात्री बैठकर सफर करने को मजबूर नजर आए। स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद भीड़ कम नहीं हो रही और हालात देखिए कैसे हैं, जहां पर एक ही सीट पर जरूरत से ज्यादा यात्री सफर करते हुए दिखे। पर बीत जाने के बाद जो बिहारी लोग हैं वो अपने काम काज पर वापस लौटने लगे हैं। देखिए ये आरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और इस वक्त राजगीर से जो नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस है वो यहाँ रेलवे स्टेशन में पहुंची हुई है। देखिए किस तरह से हम अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ट्रेन में लोगों की भीड़ है और किसी भी तरह से जो लोग हैं वो वापस अपने काम पर जाना चाहते हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं आरा रेलवे स्टेशन की, किस तरह से जो लोग हैं वो ट्रेन में सवार होना चाहते हैं। लोगों की जो हम तो न्यू दिल्ली सीट मिला है। अच्छा कितना लोग बैठा है? दो तीन बैठे हुए। स्लीपर में मतलब टिकट नहीं कराए? नहीं, टिकट मिला ही नहीं, करवाना का मिला ही नहीं। अभी ट्रेन में क्या स्थिति? बहुत अच्छी है, भीड़ बहुत चल रहा था। तीन बंदे क्यों, क्या दिक्कत है?
ज्यादा भीड़ है, दिक्कत ज्यादा भीड़ है। तो टिकट अब स्लीपर का नहीं लिए? अच्छा, नहीं मिला। अच्छा, वेटिंग मिल रहा था। तो एक साथ 3-3 बंदे जा रहे हैं। ट्रेन में अंदर में क्या स्थिति है? बहुत बुरा हालत है। बहुत बुरा हालत है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे रेलवे के द्वारा स्पेशल कई ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों को भीड़ को कम किया जा सके, लेकिन फिर भी ट्रेन की बोगियों के अंदर की जो तस्वीर है वो खुद बयां कर रही है कि किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो वापस जाने को बेताब दिख रही है और किसी भी तरह से लोग वापस जाना चाहते हैं। वहीं आरपीएफ की टीम जो है पूरी मुस्तैदी के साथ यात्रियों की सुरक्षा में लगी हुई है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर।